फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। तो दोस्तों, जो हमने अभी सीरीज चलाई थी वन दरोगा की, उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, आप सबको पता है। इससे पहले हमारी 5 या 6 सीरीज हो चुके हैं। पार्ट 6 है हमारे पास एजुकेशन पाठशाला की तरफ से वन दरोगा के लिए वन लाइनर सीरीज का। ठीक है, आपने हमारे उस वीडियोस को नहीं देखा था तो वो वीडियोस भी जरूर देख लें, ताकि आपके आने वाले जो वन दरोगा का एग्जाम है वो वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और जो अभी हमारी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएंगी आगे की, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल की सारी वीडियोस को देखते रहिए। आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये सारी वीडियोस। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके पास। नंबर पहला आपसे पूछ रहा है कि कपूर का जो ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना कौन सी क्रिया को दर्शा रहा है। आपके पास वेपोरेशन होता है, वेपोरेशन होता है, सब्लिमेशन होती है। ये सारी जो हमारे पास पदार्थ की 3 स्टेज होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये कौन सी क्रिया के अंतर्गत होता है, क्रिया का नाम पूछा जा रहा है। तो कपूर हमने यहाँ पे लिया है कि कपूर का जो ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना कौन सी रिएक्शन को दर्शाता है या कौन सी क्रिया को दर्शा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन या इंग्लिश वाले समझे तो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ क्या होता है, कोई भी पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये रिएक्शन कहलाती है सब्लिमेशन की रिएक्शन या ऊर्ध्वपातन की क्रिया। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन क्रिया में क्या होता है कि पदार्थ जो है अपने ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका एग्जांपल कपूर का एग्जांपल आपके पास पूछा जा सकता है कि कपूर का ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाना कौन सी रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन रिएक्शन में वही कपूर जिन्हें आप सीलन से बचाने के लिए उनके बीच में कपूर के दाने डालते हैं, हम उन्हीं कपूर की बात करते हैं। अगर आपके पास कपूर का रासायनिक फॉर्मूला पूछा जाए या सूत्र पूछा जाए, तो कपूर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों C10H16। C10H16O जो है कपूर का रासायनिक सूत्र होता है। और आपके पास एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कपूर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सूत्र है आपका C10H16O। ठीक है, ये रासायनिक सूत्र है कपूर का। और कपूर का ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना सब्लिमेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल या एसिड उपस्थित होता है। ठीक है, तो सिरका वही सिरका जिसे हम विनेगर बोलते हैं। फास्ट फूड में अक्सर उसका ज्यादा उपयोग किया जाता है, जैसे चाउमीन वगैरह, इन सब चीजों, मैक्रोनी, ये सारी चीजें बनाते हैं जब आप रेस्टोरेंट में देखते हैं फास्ट फूड में, तो उसमें सिरका जिन्हें विनेगर भी बोला जाता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसी में पूछा जा रहा है कि उसमें कौन सा अम्ल या एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो दोस्तों एसिड होता है वो होता है आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है विनेगर या सिरका में उपस्थित होता है। यदि आपको पूछा जाए कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपके पास CH3COOH होता है। CH3COOH जो है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। और यदि आपको पूछा जाए सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो एसिटिक एसिड उपस्थित होता है। और यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CH3COOH ये एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। तो अब आपको एक क्वेश्चन
उसका आंसर भी समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि जैसे शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का पीएच मान आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होता है। फैरेंस यानी कि शक्ति उसकी पूछी जा रही है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों, वो होता है आपका 7 पीएच। 7 पीएच जो है शुद्ध जल का क्या होता है, पीएच मान होता है 7 पीएच। ठीक है, तो इस 7 पीएच यानी कि जो जल होता है वो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, एकदम उदासीन अवस्था में रहता है। ठीक है, और ध्यान दें कभी आपके पास अम्ल और क्षार की पीएच स्थिति पूछी जाती है कि यदि 7 से कम कोई द्रव है वो अम्ल है या क्षारीय है, या फिर 7 से ज्यादा कोई द्रव है तो वो अम्ल है या क्षारीय है, ये स्थिति आपसे पूछी जाती है। तो ध्यान दें यहाँ से 0 से लेकर के 6 तक आपके पास होगी अम्लीय अवस्था। ठीक है, और 7 वाली स्थिति में क्या होता है, आपकी उदासीन स्थिति होती है। ठीक है, 7 में, और फिर 8 से 14 तक ना, 8 से 14 तक आ जाती है आपकी क्षारीय स्थिति। प्रबल क्षार होते हैं, कुछ दुर्बल क्षार होते हैं, कुछ प्रबल अम्ल होते हैं, कुछ दुर्बल अम्ल होते हैं, वो इसी पीएच मान पे डिपेंड होता है। ठीक है, और बात करें अगर मनुष्य या किसी अन्य प्राणी की, तो ये जो है ये सिर्फ पीएच मान 7 यानी कि 7 पीएच मान से लेकर के 7.8 पीएच मान, इतनी तक ही सहन शक्ति इनमें होती है और इतने तक ही ये क्या सामान्य जीवन व्यापन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कि कभी अम्लीय वर्षा स्टार्ट हो जाती है तो नदियों का पानी भी लगभग अम्लीय हो जाता है, और इस स्थिति में जो जल में रहने वाले प्राणी है उनको थोड़ा वहां पर सांस लेने में डिफिकल्टीज स्टार्ट हो जाती है। तो सभी प्राणियों के लगभग क्या होता है, पीएच मान जो स्टैंड करने का यानी कि सहन करने की क्षमता होती है 7 से लेकर 7.8 पीएच मान तक ही होती है। ये इंसान का भी होता है। और 0 से 6 तक स्थिति होती है किसी भी द्रव की अम्लीय। ठीक है, और 7 पे होती है किसी भी द्रव की उदासीन स्थिति, जैसे कि जल शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, और यदि स्थिति 8 से लेकर ऊपर होनी स्टार्ट हो जाए तो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी OH माइनस की सांद्रता, तो क्या हो जाएगा, क्षार जो है और प्रबल होना शुरू हो जाएगा। तो 8 से 14 तक क्षारीय स्थिति रहती है और 0 से 6 तक अम्लीय स्थिति, और 7 पे कोई भी द्रव क्या होता है, उदासीन स्थिति में रहता है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, के कौन से मॉडल को तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। परमाणु के लिए आपने देखा होगा रदरफोर्ड ने, नील्स बोर, थॉमसन ने, कईयों ने अपने अपने मत दिए थे परमाणु सिद्धांत पे। ठीक है, तो उन्हीं लोगों में से जिन्होंने जो परमाणु सिद्धांत दिए थे उन्हीं में से पूछा जा रहा है कि इनमें से किसके परमाणु सिद्धांत को या परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है आपके पास थॉमसन। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसे बोला जाता है तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों कहा जाता है, जो थॉमसन ने कहा था, थॉमसन ने कहा कि परमाणु क्या है, एक छोटा सा अणु है, गोल अणु है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ऋणावेशित क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इस प्रकार धसे हुए रहते हैं अंदर, किसमें, धनावेशित प्रोटॉन्स। देखिए इस स्थिति में ये कुछ इस स्थिति में रहते हैं, यहाँ पर आपके ये माइनस ऋणावेशित। ठीक है, कुछ इस तरीके से मॉडल दिया था थॉमसन ने कि तरबूज के आकार या तरबूज के जैसे ही यानी जो गोल के प्रकार का परमाणु या अणु होता है उसके अंदर क्या होता है, ऋणावेशित क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये है इलेक्ट्रॉन्स,
और ये ऋणावेशित भी हैं। ठीक है, क्या है? ऋणावेशित। छोटे से मॉडल में क्या है, जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स है इनके जो क्या है गुदे की तरह टक्के रहते हैं प्रोटॉन्स, इस तरीके से। कुछ इस तरीके से कहा था कि जैसे तरबूज में क्या होते हैं, उनके बीज जो धसे हुए रहते हैं, कुछ ऐसे ही स्थिति में ऋणावेशित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन धनावेशित प्रोटॉन्स के बीच में क्या होते हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। जैसे आप तरबूज का एक सेब काटे हैं तो उसके अंदर जो बीज धसे हुए होते हैं, उसी स्थिति में कुछ परमाणु का मॉडल दिया था किसने? जे थॉमसन ने। ठीक है, और थॉमसन के ही मॉडल को इसीलिए कहा जाता है तरबूज मॉडल या फिर प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, अब बात आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है आपको कि वह कौन सी धातु है जो सामान्य ताप में क्या है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और द्रव अवस्था में जो धातु पाई जाती है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वह धातु जो सामान्य ताप में क्या द्रव अवस्था में रहती है। तो द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है आपकी मरकरी। कौन सी है? मरकरी। मरकरी का अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाए तो Hg होता है। ठीक है, Hg मरकरी का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये जो धातु है मरकरी, ये अक्सर क्या सामान्य तापमान जो घरों के तापमान होते हैं, कमरों के तापमान होते हैं नॉर्मली, उनमें क्या एक द्रव अवस्था में ही प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कौन से विटामिन की कमी से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, बालों की जो झड़ने की स्थितियां शुरू हो जाती है, शरीर में कौन से विटामिन की कमी होती है, वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो है आपका, बालों का झड़ना किसकी कमी से शुरू होता है? शरीर में जब विटामिन H, जिसे हम विटामिन B7 भी बोलते हैं, विटामिन B7 की कमी से या विटामिन H की कमी से जब शरीर में विटामिन H या विटामिन B7 की कमी शुरू हो जाती है तो क्या बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यदि आपको पूछा जाए कि विटामिन विटामिन H या B7 रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन H या B7 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है बायोटिन। क्या है? बायोटिन। इस बायोटिन की कमी से ही बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके जो स्रोत हैं, हम विटामिन B7 या विटामिन H की जो कमी है किस तरीके से पूर्ण कर सकते हैं? आप मांस खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, डेयरी मिल्क का चॉकलेट आता है उसमें भी विटामिन B7 प्रेजेंट होता है। ठीक है, हरी सब्जियां, गेहूं से बने उत्पाद जो शुद्ध हो वो आप ले सकते हैं विटामिन B7 की पूर्ति के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्रेब्स चक्र कोशिका के कौन से अंग में होती है? तो क्रेब्स साइकिल जो है दोस्तों वो कोशिका के जो माइटोकॉन्ड्रिया है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट मैट्रिक्स में क्या है? क्रेब्स साइकिल या क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। सामान्यतः अगर पूछा जाए कि कोशिका के कौन से अंग में कोशिका क्रेब्स चक्र होता है, तो क्रेब्स चक्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स कुछ इस खांचे टाइप में बने हुए रहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में उन्हीं में होती है आपकी क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि क्रेब्स चक्र का पहला उत्पाद क्या होता है, क्रेब्स चक्र का पहला उत्पाद क्या होता है दोस्तों? वो होता है आपका कार्बन 6 का उत्पाद, क्या? सिट्रिक एसिड। क्रेब्स साइकिल जब चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये रिएक्शन चल रही होती है, तो इसका जो पहला उत्पाद बनता है वो बनता है
कार्बन 6 का प्रेजेंट कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। और ये सिट्रिक एसिड जो है दोस्तों वो आपको नींबू में भी मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली पूछा जाता है कि नींबू में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो होता है आपका सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड पहला उत्पाद होता है क्रेब्स साइकिल का, किसमें, जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में ये चक्र हो रहा होता है क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आज मानव शरीर में आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है, यानी कि कितने समय तक जीवित रहते हैं मानव शरीर में। ठीक है, मानव शरीर में जो रक्त है उसमें प्रेजेंट आरबीसी जो है कितने समय तक शरीर में जीवित रहती है, वो उनका टाइम पूछा जा रहा है कि कितने समय तक जीवित रहती है। तो आरबीसी जो है दोस्तों रक्त में प्रेजेंट होती है 120 दिन तक। 120 दिन तक क्या है, आरबीसी जीवित रह सकती है। और यदि आरबीसी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और इनका जो जीवन चक्र होता है 120 दिन का होता है। मानव शरीर में वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकती है, आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो आरबीसी का कार्यकाल हमारे पास कितना है, 120 दिन का होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि क्या मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कौन से देश को माना जाता है, यानी कि मूंगफली जो है मूल रूप से किस देश में होती है, दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में। कहाँ में, दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राजील। ब्राजील में मूंगफली, ब्राजील देश है, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश है, इसे क्या मूंगफली का उत्पत्ति स्थान माना जाता है ब्राजील में, ब्राजील को। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नंबर 10 यानी कि हमारी सीरीज नंबर 6 का आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत जल्दी हम आपके पास सीरीज नंबर 7 भी प्रेजेंट करेंगे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में ही। तो आज इस भाग 6 का 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, आपके वन दरोगा में ये साबित हो सकता है कि क्योंकि एक ना एक परियोजना आपसे जरूर पूछी जाएगी वन्य जीवों से। ठीक है, तो हो सकता है उत्तराखंड से ही आपसे पूछा जाए, क्योंकि ट्रिपल का एग्जाम है, उत्तराखंड राज्य का एग्जाम है। तो उत्तराखंड राज्य में चली जीवों के लिए बाघ परियोजनाएं, कस्तूरी मृग परियोजनाएं और भारीच भालू के लिए परियोजनाएं जो चली है उत्तराखंड में, उन्हीं में से पूछा जाए तो उन्हीं में से एक परियोजना है कस्तूरी मृग परियोजना। अब चलाई गई थी, ये कस्तूरी मृग परियोजना थी, ये चलाई गई थी 1970 में। 1970 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्रीय सरकार द्वारा सहायता दी गई थी और उसके माध्यम से 1970 में कस्तूरी मृग परियोजना, कौन सी, कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में चलाई गई थी। और यदि ऐसा पूछा जाए कि कहाँ चलाई गई थी तो 1970 में चलाई गई थी। कहाँ, 1970 में चलाई गई थी केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, जो कि आपका रुद्रप्रयाग में है, और कुछ हिस्सा इसका चमोली में भी प्रेजेंट है। ठीक है, आपके पास पूछा जाए कि केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो आपके पास ऑप्शन चमोली और रुद्रप्रयाग भी हो सकता है, और या सिर्फ चमोली हो सकता है, फिर रुद्रप्रयाग। लेकिन मेनली जो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य का भाग है वो रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि कस्तूरी मृग परियोजना कब शुरू की गई थी, तो 1970 में चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में चलाई गई थी। और केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो रुद्रप्रयाग में स्थित है मेनली। ठीक है, और कुछ हिस्सा इसका चमोली में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज की एक सीरीज 6 आपको कैसी लगी, भाग 6 जो है वन दरोगा का हमारा। यदि आपको हमारी कोशिश जो है आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे अन्य वीडियोस को भी देखिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है,
तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट सीरीज के साथ।